प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने अपक्षय के बारे में पढ़ा था। आज हम अपतन चक्र की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के बाहरी सरफेस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, जिनमें नदियाँ, घाटियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। इन विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को देखने से हमारे मन में बार बार एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हमारी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तब इस प्रकार की संरचनाएं बनी होंगी, या इस प्रकार की उत्थित स्थलाकृतियाँ, इनकी संरचना कालांतर में विभिन्न प्रकार की भूगर्भीय घटनाओं के कारण या पृथ्वी के बाहरी सरफेस पर विभिन्न प्रकार के मौसमी एवं जलवायु परिवर्तन के कारण या विभिन्न प्रकार के रासायनिक, भौतिक या जैविक अपक्षय के कारण हुई होंगी। आज के इस अध्याय में इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम अपतन चक्र, नवोन्मेष तथा बहुचक्रीय स्थलाकृति की उत्पत्ति एवं एक लंबे अंतराल के बाद में एक आकृतिविहीन स्थल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को किस प्रकार समझ सकते हैं। अपतन चक्र की संकल्पना के अंतर्गत दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। एक शक्तियां वो जो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर काम करती हैं, जिनके द्वारा पृथ्वी के बाहरी सरफेस पर विभिन्न प्रकार की उत्थित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक वो शक्तियाँ जो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर निरंतर एक मशीन की तरह कार्य करती हैं, जो उस उत्थित स्थलाकृति को एक आकृतिविहीन समतल मैदान के रूप में परिवर्तित कर देती है। अपतन चक्र की संकल्पना के अंतर्गत इन्हीं सब बातों को समझाया गया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों के आधार पर, जैसे कि डेविस तथा पेंग के प्रमुख जो संकल्पना है अपतन चक्र के बारे में, जिसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। डेविस के अनुसार अपतन चक्र में एक उत्थित स्थलाकृति एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा एक आकृतिविहीन समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे संपूर्ण चक्र को ही हम अपतन चक्र के नाम से संबोधित करते हैं, जिसको कि हम एक ग्राफ के द्वारा आगे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि डेविस ने माना है कि उत्थान एक सीमित अवधि में होता है, एक अल्प अवधि में होता है, जबकि अपरदन एक लंबी अवधि है, जिसमें जो उत्थित स्थलाकृति थी या जो उठा हुआ भाग था, उसका विभिन्न बाहरी अपतनकारी शक्तियों के द्वारा, जिनमें हवा, जल, पानी, हिमानी, भूमिगत जल, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं और उन शक्ति के द्वारा एक उत्थित स्थलाकृति एक समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के चक्र हमारी पृथ्वी के सरफेस पर निरंतर चलते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, या जिनको हम इंडोजेनिक फोर्स के नाम से भी संबोधित करते हैं, ये आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की हलचलें या पृथ्वी के अंदरूनी भागों में लावा के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन के कारण या भारी असंतुलन के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण हमारी पृथ्वी की बाहरी सरफेस पर ज्वालामुखी, भूकंप या अन्य घटनाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता रहता है। प्रस्तुत अध्याय में हम इन्हीं सब बातों का अध्ययन करेंगे एवं इसके साथ ही विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा जो अपतन चक्र की संकल्पना हमें समझाई गई है, उस संकल्पना का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे।
डेविस के अनुसार सर्वप्रथम डेविस मैथ्यू ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिविहीन समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना प्रक्रम तथा समय अर्थात अवस्था का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। इन तीन कारकों को संरचना प्रक्रम तथा समय या अवस्था को डेविस के त्रिकूट के नाम से भी जाना जाता है। डेविस का अपदन चक्र एक स्थलखंड में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब तक उत्थान चलता रहता है अपदन आरंभ नहीं होता, परंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है अपदन प्रारंभ हो जाता है तथा वह चक्र के अंत तक चलता रहता है। इस तरह उत्थान तथा अपदन कभी साथ साथ नहीं चलते। डेविस का यह मत भ्रामक है क्योंकि प्रकृति में अपदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। स्थल रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दिशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है, अर्थात स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दिशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। नदियाँ जब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती हैं जब तक कि वे प्रवणित अथवा क्रमबद्ध न हो जाए। इस स्थिति को प्राप्ति के बाद नदियाँ पार्श्विक अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं। स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। ज्ञातव्य है कि डेविस ने यह भी व्यक्त किया है कि परिस्थितिवश अन्य स्थितियों में मंद गति से भी उत्थान हो सकता है। जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता अपदन प्रारंभ नहीं होता। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र मॉडल की रूपरेखा आरेख द्वारा समझाने का प्रयास किया है। समांग संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान के साथ अपदन चक्र प्रारंभ होता है। यह धरातलीय उत्थान लघु अवधि में अत्यंत त्वरित गति से होता है। उत्थान की इस अवधि को चक्रीय अवधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। इसे अपदन चक्र की तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। डेविस ने इस अपदन चक्र की तीनों अवस्थाओं को तरुण, प्रौढ़ एवं जीवन अवस्था के नाम से संबोधित किया है। तरुणावस्था स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपदन प्रारंभ होता है। पहाड़ियों के शिखर अथवा जल विभाजकों के शिखरीय भाग द्वारा अपदन से प्रभावित नहीं होते, परंतु प्रारंभ में सरिताएं छोटी तथा दूर दूर होती हैं। इन लघु सरिताओं में शीर्षवर्ती अपदन होता है जिस कारण उनकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। तीव्र ढाल एवं तीव्र जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग तीव्र होता है। परिणाम स्वरूप अधिकतम परिवहन क्षमता के कारण नदियां बड़े बड़े शिलाखंडों के माध्यम से जल गर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपनी घाटियों को लंबवत अपदन द्वारा गहरा करती हैं। इस क्रिया को घाटी गर्तन के नाम से संबोधित किया गया है। निक्षेप उच्चावत स्थिर रहता है क्योंकि पार्श्विक अपदन नगण्य होता है। घाटी के लगातार लंबवत अपदन तथा ऊपरी भाग अर्थात यूसी के न्यूनतम अपदन के कारण सापेक्षिक उच्चावत में निरंतर वृद्धि होती है। घाटियों का आकार व्याकार होता है जिसके पार्श्व भाग उत्तल ढाल वाले होते हैं। इस तरह गाढ़ तथा कैनियन का निर्माण होता है। नदियों की अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका में रैपिड्स अर्थात उच्छलिकाएं जलप्रपात होते हैं जो समय के साथ तरुणावस्था के अंत में समाप्त हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपदन प्रारंभ हो जाता है अर्थात घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। अधिकांश सरिताएं अपदन के आधार तल के अनुरूप परिमित हो जाती हैं। जीर्णावस्था जैसे जैसे निम्नवर्ती एवं लंबवत अपदन का स्थगन होता है जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है, परंतु पार्श्विक अपदन तथा घाटी के चौड़ा होने का कार्य अब भी जारी रहता है। जल विभाजकों के आकार में अधक्षय तथा भूपृष्ठीय अपदन के कारण ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है अर्थात निरपेक्ष उच्चावत तेजी से घटने लगता है। डेविस के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन। डेविस के भौगोलिक चक्र में जो प्रभावी पक्ष है वो निम्न प्रकार हैं।
डेविस का मॉडल अत्यंत सरल एवं व्यवहारिक है। डेविस ने अपने मॉडल को संयुक्त, रोचक एवं सशक्त शैली में प्रस्तुत किया है जिससे लोगों का ध्यान शीघ्र आकर्षित कर लिया। ब्रायन महोदय का कहना है कि डेविस की निर्मल एवं सुस्पष्ट भाषा के नशे से लोग अभिभूत हो गए। डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त परिणाम के आधार पर है। डेविस के सिद्धांत ने तत्कालीन भूविज्ञान में प्रचलित विकासीय विचारधारा को भरपूर समर्थन प्रदान किया। डेविस के सिद्धांत में स्थल रूपों के विकास से संबंधित भावी कथन तथा पिछली घटनाओं की पुनर्रचना दोनों की सामर्थ्य है। डेविस के सिद्धांत के कुछ कमजोर पक्ष भी हैं जो निम्न प्रकार हैं। डेविस की उत्थान की संकल्पना मान्य नहीं है क्योंकि डेविस ने अल्पकालिक त्वरित दर से उत्थान की बात कही है, जबकि प्लेट विवर्तक सिद्धांत के अनुसार उत्थान की प्रक्रिया सतत चलती रहती है तथा इसकी दर अत्यंत मंद होती है। डेविस के उत्थान एवं अपतन के बीच संबंधों की संकल्पना भ्रामक है। अपतन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता, वरन जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है अपतन भी प्रारंभ हो जाता है। डेविस ने इस आपत्ति के संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उन्होंने उत्थान की अवस्था से अपतन को दो कारणों से अलग किया है: मॉडल को सरल बनाने के लिए तथा उत्थान की प्रावस्था के समय अपतन उत्थान की तुलना में नगण्य होता है। डेविस के भौगोलिक चक्र की तीनों अवस्थाओं अर्थात तरुण, प्रौढ़ एवं जीर्ण से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए स्थलखंड को दीर्घकालीन तथा स्थिर समय रहना होगा, परंतु प्लेट विवर्तक सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड की दीर्घकालीन स्थिरता संभव नहीं है। डेविस के मॉडल में समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। वास्तव में डेविस का मॉडल समय आधारित मॉडल है। पेंग के अनुसार स्थल रूपों में समय के परिवेश में अनुक्रमिक विकास नहीं होता है। A.N. स्टालर, J.T. हैक, R.K. चैरले आदि ने डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल रूपों के ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को अस्वीकृत करके गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।